की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपने पहले पैनल के साथ। खास मेहमान को मैं बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा, एकेडमी के डायरेक्टर हैं मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, जो एकेडमी इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को आज संपूर्ण भारत में एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां देश के टॉप एनआईटीज के लिए होने वाली नेमसेट में 11वीं बार ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का रिकॉर्ड है इस एकेडमी के नाम। और इस एकेडमी के साथ ही ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक और टॉप 100 में रैंक सर्वाधिक टॉपर देने के साथ साथ संपूर्ण भारत में नेमसेट में लगातार 18 बार हाईएस्ट नंबर का सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड है इस एकेडमी के नाम। और उन्हीं के डायरेक्टर को आज मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। तालियों के साथ आप स्वागत कीजिएगा मिस्टर जितेंद्र मिश्रा का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि नेमसेट 2024 की प्रवेश परीक्षा में जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 413 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट आज हमारे साथ हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। जितेंद्र मिश्रा जी, आप अपना प्लीज स्टैंड ग्रहण कीजिएगा। मिस आयुषी नाहा स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया सेकेंड रैंक इन नेमसेट 2024, स्टूडेंट है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी की। तनिष्क सिंह को मैं बुलाना चाहूंगी, ऑल इंडिया 4th रैंक इन नेमसेट, स्टूडेंट हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के। और पार्थ अंजने को मैं बुलाना चाहूंगी, ऑल इंडिया 9th रैंक है नेमसेट में, जो स्टूडेंट है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के। और अब मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो इस पैनल को आगे संचालन करेंगी। तो जितेंद्र मिश्रा सर डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी एकेडमी में ऐसी क्या खास बात है जो इतने दिनों तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड है। प्रेरणा मेरी सहयोगी मंच पर मौजूद है, ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया मनु, और आप भी आइए, मुझे इस चर्चा में ज्वाइन करिएगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे रैंक्स आप लेकर आए हैं। आपके सर का तो नाम रोशन हो गया, और सर कितने गर्व से बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं वो अनुभव कर सकती हूँ। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगी कि नेमसेट बड़ी नई चीज लग रही है मुझे, सबसे पहले ये है क्या, वो समझा दीजिए। हेलो, एक्चुअली मैं देश के जो टॉप 10 एनआईटीज़ हैं और ट्रिपल आईटी, इनके लिए कॉमन एग्जाम होती है जहाँ से बच्चे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद होती है, मास्टर डिग्री है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर जो बैचलर डिग्री है, अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड है उसका, अगर वो बीसीए किया या बीएससी किया, तो वो एनआईटी में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए करके, और जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, वहाँ जाके अपना सॉफ्टवेयर फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। साथ में देश के बहुत सारे संस्थान जो हैं गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं, जैसे डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, मतलब जहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत है वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जहाँ डिमांड है। तो नेमसेट एक ऐसा माध्यम है, जब 12th के बाद बच्चे किसी भी कारण से आईआईटी की एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं, तो वो ग्रेजुएशन के साथ एनआईटी में जाके मास्टर डिग्री कंप्यूटर में करके, एमसीए के थ्रू करके वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी और देश के संपूर्ण जो उच्च स्तर संस्थान हैं वहाँ जाके अपना जॉब लेके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, देश सेवा भी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं जो 12th में नहीं कर पाए। और उसी को कुछ उदाहरण हमारे सामने भी बैठे हैं। मैं आयुषी आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपना माइक ले लीजिएगा। आप ऑल इंडिया सेकेंड रैंक हैं, और आपने किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में, और खासतौर पर जितेंद्र जी का क्या मार्गदर्शन रहा? सबसे पहले वंदे मातरम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो था वो कॉमर्स था 11th-12th में। उसके बावजूद नेमसेट में मैं ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई हूँ। ये सब कुछ सर की वजह से पॉसिबल हुआ, एकेडमी की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं आई थी, जब मैं बहुत ज़ीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था एकेडमी में, सर हमको बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक हर चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सिखाते हैं। और जो कि मैं कॉमर्स से थी, तो मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता था, मतलब मुझे टॉपिक्स के नाम तक भी नहीं पता थे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक थे, तो मैं कुछ नहीं जानती थी। धीरे धीरे जब मैं आई, सर ने टॉपिक्स वगैरह लिए, समझाया, हर टॉपिक को बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाया। और धीरे 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 जो मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, वो धीरे धीरे मतलब जो सर की सिस्टम है, मतलब डीटी, डब्ल्यूटी वगैरह सब फॉलो करते करते, मतलब हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हुए, वो सब टेस्ट वगैरह देकर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के कंपैटिबल स्टैंड करने लग गई थी, और
बाकी सर ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी कई बार, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो बहुत बार ऐसा लगता था मुझे एनआईटी मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम बेस्ड एग्ज़ाम है और उसमें मैथ्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 60% वेटेज मैथ्स का है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती कई बार, तो सर में पर्सनल मोटिवेशन देते थे, मतलब पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू हर चीज़ समझाते थे और बताते थे। ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है एक टीचर का सपोर्ट होना इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, और तब जबकि बच्चा बहुत कंफ्यूज हो कि वो अपनी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे कर पाएगा मैनेज। मैं तनिष आपसे सवाल लूँगी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, ऑल इंडिया रैंक 4। आयुषी ने जैसा बताया घबराहट हो रही होगी आपको भी जब तैयारी कर रहे थे आप, सोचा था 4th रैंक आ पाएगी? नहीं। हेलो, आई थिंक आपका ये माइक चेक करिएगा प्लीज, आप वो वाला माइक ले लीजिए जब तक। एक बार आप बोलिए। हेलो हेलो। हाँ, इससे पहले मैंने मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था कि 4th रैंक आ जाएगी। मैं पहले से सिलेक्शन चाह रहा था कि एनआईटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसी प्रकार से तैयारी कर रहा था, क्योंकि पहले लॉकडाउन भी लग गया था और फर्स्ट ईयर भी था। तो जो निमसेट का सिलेबस है, जिससे मैथ्स आता है, जिस लेवल का मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, वो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था और ना ही मैं उन चीज़ों पे कभी ध्यान देता था। पर बाद में जब तैयारी करते गया धीरे धीरे तो ठीक है, सिलेक्शन का लगने लगा था कि हो जाएगा। फिर आखिरी कुछ महीनों पहले, पेपर से कुछ महीने पहले सर ने पर्सनल काउंसलिंग ली और उसमें सर ने बताया कि कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है पार्थ, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, ऑल इंडिया रैंक 9th आपने हासिल की है। तो जितेंद्र मिश्रा अकेडमी का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में? आपको क्या लगता है कि ये जितेंद्र मिश्रा अकेडमी बाकी अकेडमियों से अलग है? वंदे मातरम आप सभी को। वंदे मातरम। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का मेरे सफलता में पूरा 100% कंट्रीब्यूशन रहा सर का, और एकेडमी के कारण ही ये रैंक आ पाई, क्योंकि पहले तो मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह में सब कुछ क्लियर थे नहीं। 12th क्लास में जब थे तो लॉकडाउन भी लग गया था, कुछ पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन जब सर से आया, यहाँ पे काउंसलिंग ली सर से, सर ने सब एमसी के बारे में समझाया, तो बस पहली बार में सर को देख के सोच लिया था कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी ज्वाइन करना है। और बस यहाँ पहली बैच मैंने ज्वाइन की और बस जैसा सर बताते गए उसको फॉलो करता गया। धीरे धीरे सर ने पूरा एकेडमी का सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि कोई भी मेरी तरह बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अगर है तो वो धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आईआईटी एडवांस से भी ऊपर तक के लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। और किसी भी बच्चे को ऐसा लगता नहीं कि मैं बिलो एवरेज हूँ तो कोई मैं कर नहीं सकता हूँ। सर हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं और पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी और हर चीज़ से सर बच्चों को तैयार करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे किसी को भी कोई दिक्कत एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में सर सब पहले समझा देते हैं। और जैसा भी सर डेली टेस्ट होते हैं हमारे, फिर वीकली लेवल बेसिस पे वीकली टेस्ट होते हैं, तो उससे हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं वो हमें पता चलता है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है अलग अलग टॉपिक क्लबों के टेस्ट होते हैं। फिर निमसेट जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न पे बहुत सारे 400+ टेस्ट सर ने डिज़ाइन किए हमारे लिए, और इस साल के लिए भी सर ने अलग से टेस्ट पेपर डिज़ाइन किए थे जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। और ठीक है, आप एक कॉमन बात निकल कर सामने आ रही है प्रेरणा, मैं चाहूंगी जितेंद्र जी आप उस पर बातचीत कीजिएगा। काउंसलिंग कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंटल सपोर्ट आप देते हैं वो किस तरह से देते हैं? आप हमारे मंच के जरिए आप, मैं चाहूंगी कि आप जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको बताएं कि कैसे काउंसिल करते हैं आप, कैसे इनको मोटिवेट रखते हैं कि हार नहीं माननी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बीज में कितनी गुणवत्ता है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस ज़मीन पे बोया गया है। मेरा मानना है कि मुझे पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपने पूरे कैरियर में देखा कि कोई बच्चा ऐसा नहीं कि वो और इंटेलिजेंट है या बिलो एवरेज है, उसका मार्गदर्शन कैसे किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति में क्षमता होती है बहुत अच्छा करने की, मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति कैसा है, तो एक शिक्षक का मनोवैज्ञानिक होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे आचार्य चाणक्य थे, एक उस बच्चे में प्रतिभा देखी जो एक भेड़ को रास्ता दिखा रहा था, जिनका नाम बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बनाया उन्होंने। तो एक शिक्षक में ताकत है, शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों ला सकता है। वो प्रलय की तरफ जा रहा है बच्चा, निर्माण की तरफ जा रहा है, शिक्षक की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि बीज जिस जमीन पर बोया रख रखाव करने वाला जो किसान है उसे कितना जुड़ाव लगाव रहता है लगता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से जब मैं बच्चों को पर्सनल काउंसलिंग लेता हूँ तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स और भावनाएं निकल के आती हैं
जो वो ऐसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है जब वो 11th-12th में किसी कारण से सफल हो गया। कई बार ऐसा होता है कि वो 9th-10th में बीमार पड़ गया और वो फियर उसके अंदर रहता है। साइकोलॉजिकल उसको बिलीफ दिलाना रहता है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और परिस्थितियों के सामने हमें घुटने नहीं टेकना है। जब वो विल पावर उसका अंदर से जाग जाता है कि इस सिचुएशन परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अब्दुल कलाम साहब लाइफ के एक स्टेज में ऐसे आया था जब वो अपने जीवन को खत्म करने जा रहे थे और एक फिर ऋषि ने उनको मार्ग दिखाया कि अपने बहन के गहने उन्होंने गिरवी रख के एनडीए के एग्जाम देने गए और शायद रिफ्यूज इसलिए हो गया कि उनकी आई साइड वीक थी और उनको लगा कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे और एक हरिद्वार के ऋषि ने जब उनको मार्ग दिखाया कि तुम इस किसी और कार्य के लिए बने हो और उनको ये बिलीव आया तो वो देश के सबसे बड़े मिसाइल मैन बने और शिक्षक बने, मार्गदर्शक बने। तो ऐसा जब विल पावर बच्चों को जब लगता है कि तुम किसी और कार्य के लिए बने इसलिए 11th-12th में सफल नहीं हो पाए, तो उनका पूरा मनोवैज्ञानिक का मैं काउंसलिंग लेता हूँ। साथ में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है अपने यहाँ के बच्चों को। जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, मैं तो यही बोलूँगा सभी माता पिता को कि जो कैरेक्टर गढ़ रहे हैं फॉरेन के लोग, जैसे स्पाइडरमैन है, ही मैन है, एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास कैरेक्टर नहीं, हमारे पास तो रियल हीरोज हैं। अभिमन्यु हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद है, भगवान राम है, श्री कृष्ण है, ऐसे ऐसे हीरोज हैं कि उनको बारे में अगर पढ़ाया जाए, ध्रुव के बारे में पढ़ाया जाए जो नारायण को बुला लेते हैं धरती पे, प्रहलाद के बारे में बताया जाए कि महाप्रलय हो गया लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया, भगवान राम के बारे में बताया जाए जब राज तिलक होना था, एक तरफ सिंहासन है राज तिलक का, दूसरी तरफ वनवास है, उन्होंने कर्तव्य के लिए वनवास को चुना। और एक भाई और होता है जब अपने भाई को वनवास जाते देख खुद वनवास ले लेता बजाय राज तिलक लेने के। तो ये जो भावनाएं उनके अंदर आती है, देश प्रेम की भावना में भरता हूँ। सबसे ज्यादा हमारी अकेडमी का उद्देश्य ही देश प्रेम राष्ट्र प्रेम है। वो शिक्षा किस काम का, जब देश और समाज और राष्ट्र के कल्याण में कामना है। तो वो सारी भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर आती है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव को पढ़ते हैं बच्चे, तो भावना ऐसी आ जाती है कि सर मैं इनको कभी विद्यार्थी की भूमिका में नहीं, मेरे बच्चे, मैं विद्यार्थी तैयार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सैनिक तैयार कर रहा हूँ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जब सैनिक की भूमिका में है तो -30 पे जो सैनिक तैनात है तो उनको तो मैं बोलता हूँ -30 तो है नहीं बेटा, टेम्परेचर 20-25 डिग्री टेम्परेचर है, वो -30 में तैनात है हमारे सैनिक। लेह लद्दाख में, जैसलमेर में 53 डिग्री सेल्सियस है। आप तो बहुत अनुकूल परिस्थिति में पंखे के नीचे मेहनत कर रहे हो, क्यों घबराते हो? माँ भारती को आपकी जरूरत है। बच्चा मोटिवेट होता है और फिर बहुत बेहतर करता है। परिणाम आपके सामने हैं 21 सालों से। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इस चीज़ को लेकर ज़रूर मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी परिस्थितियाँ शायद दूसरे की परिस्थितियों से बहुत बेहतर है और जो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में हैं उसके साथ हम आगे बढ़े। आयुषी, आपसे मेरा सवाल है, जितेंद्र सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, लेकिन एक खजाना मिला कहाँ से आपको? बताया किसने था आपको? एक्चुअली मैं जब 11th-12th में थी तो मेरे CS के टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था एकेडमी के बारे में। और तब उन्होंने मतलब मुझे कोई था नहीं कि कॉमर्स के बाद मैं क्या करूँगी, मेरी इच्छा भी नहीं थी कुछ करने की, क्योंकि मैंने मैथ्स और बायो इसलिए नहीं लिया था कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ने की इच्छा थी नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया था, पढ़ने की मन नहीं था। पर फिर भी सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर तू कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाएगी तो BCA फील्ड है, BCA के बाद MCA होता है। तो घर में ऐसा कुछ हुआ कि किसी रिलेटिव ने मुझे टीज़ कर दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, तेरा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, मुझे पता चला था सर के बारे में, मुझे पहले ही पता चल गया था। फिर मैंने जब काउंसलिंग ली और सर का सेमिनार होता है हर साल, तो सर जिस टाइम पे मैं गई थी इंदौर तब सेमिनार था सर का, तो मैंने सर का सेमिनार अटेंड किया। सर ने मतलब उसमें हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी थी, इतना कट टू कट क्लियर कर दी थी हर चीज़। तो मुझे उस दिन से बैठ गया था कि नहीं, मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है और मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि फेलियर तो मैं कभी बनना चाहती नहीं थी, बट और एक हो चुका था मेरे। सर ने जैसा पहले दिन अपना इंट्रोडक्शन दिया था और समझाया था, वैसा आगे भी रहे सर कि नहीं रहे? मैं फैक्ट चेक कर लेती हूं। बिल्कुल ऐसा, मतलब हम लोग का ऐसा है कि एकेडमी में हम लोग को पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो गई। मतलब सुबह हम जब लग जाते हैं, योग ध्यान प्राणायाम होता है, फिर पूजा पाठ होती है, फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, सर की क्लास होती है, मोटिवेशन क्लास इंक्लूडेड रहती है जिसमें फिर लंच वगैरह होता है, फिर शाम को सर जो सुबह की क्लास में होमवर्क देते हैं हम लोग वो करते हैं, फिर कैसे शाम हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। चलिए, अच्छी बात है, आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है पढ़ने के लिए जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के जरिए। मैं तनिष आपके पास आना चाहूंगी, आप एकेडमी में क्या रूटीन होता है, कैसे सेटअप होता है कि आपको कितने दिन में कितनी पढ़ाई करनी है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कहते हैं कि जो अच्छी रैंक लाते हैं या जो अच्छे पद पर बैठते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप लोग?
14 घंटे हो जाते थे। मतलब शुरुआत में ऐसा नहीं रहता था कि सारे स्टूडेंट नहीं बैठ पाते हैं शुरू में, आपके कहाँ मतलब बैकग्राउंड नहीं होता है बैठने का, इतना सीटिंग कैपेसिटी भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके सर 14 घंटे तक आपको मतलब बैठा सीटिंग कैपेसिटी भी बन जाती है और हम इतनी मेहनत करने लगते हैं कि 14 घंटे तो हो जाता है। जैसे शुरू में रूटीन ऐसा रहता है कि जब सुबह सुबह हम आते हैं तो योगदान प्राणायाम ये हो जाता है। फिर हम डेली टेस्ट देते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा होता है, जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं उसका डेली टेस्ट होता है जब तक वो टॉपिक चल रहा है। तो वो भी अच्छे तरह से डिज़ाइन रहता है कि पहले थोड़ा लो लेवल का, फिर मीडियम, फिर हाई लेवल के, तो वो डेली टेस्ट देते हैं। फिर सर का लेक्चर होता है और आगे जो सर लेक्चर लेते हैं तो आखिरी में हमें होमवर्क दे देते हैं और जो डेली जो रूटीन रहता है वो सब बता देते हैं कि आपको आज इतना तक कवर करना है। पार्थ, आपके पास आऊंगी और आपने शुरुआत ही वंदे मातरम से की थी। ये जय हिंद वंदे मातरम ये जितेंद्र जी का ही है क्या आपको मार्गदर्शन? जी बिल्कुल। पहले तो मैं मतलब इतना कुछ सोचता नहीं था कि देश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। सर ने सब सिखाया कि हम सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाके भी किसी देश के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं और कैसे इसरो में और DRDO और एरोनॉटिक्स और रोबोटिक्स में जाकर देश के लिए सेवा कर सकते हैं। सब सर ही सिखाते थे ये सारी चीज़ें। और एकेडमी में जो देशभक्ति के जो प्रोग्राम होते थे, सर मोटिवेशन लेक्चर लेके सब समझाते थे कि कैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी, ये सब कैसे देश के लिए इन्होंने कितना कुछ किया। तो हम इतने अनुकूल परिस्थितियों में बैठ के पढ़ाई तो कर ही सकते हैं आराम से और आगे जाके बाहर की कंपनियों के लिए ना काम करके हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आप वन मैन आर्मी हैं, आपने अभी तक कोई फैकल्टी नहीं रखी है, आप सारे स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मैं बांट नहीं सकता किसी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह कि जब पहले दिन काउंसलिंग में बच्चे आते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से इसको समझ के सारे सब्जेक्ट में जब खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनकी हर एक टॉपिक की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता मुझे रहता है। लेकिन अगर मैंने फैकल्टी रख ली तो मुझे ही नहीं पता होगा कि कोऑर्डिनेट में वो स्ट्रांग है, कैलकुलस में वीक है, या स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी में क्या स्थिति है। एक प्रॉब्लम और है, हर फैकल्टी कोई भी व्यक्ति अगर मेरे यहाँ पढ़ाएगा तो उनका अपना एक घर परिवार है, उनकी व्यस्तताएं हैं। मैंने अपना पूरा घर, पूरा परिवार, अपना पूरा जीवन ही इसमें समर्पित कर दिया। ये एक महायज्ञ है जिसमें मैंने आहुति दिया है और मेरा परिवार भी इसमें शामिल है। हर व्यक्ति से वो अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। और मेरे भरोसे में अगर कोई व्यक्ति बच्चा आ रहा है और मैं किसी और को उसको सौंप रहा हूँ और अगर वो नया ना करा तो मुझे अपराध बोध होगा। और सबसे बड़ी बात पजेशन उसकी है कि कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से इतना प्रेम करने लगते हैं तो हवा भी छू के गुजरे तो नफरत होने लगती है उस हवा से। हम बांट नहीं सकते, मैं अपने बच्चों को नहीं बांट सकते। मैनेज कैसे करते हैं कि इतने सारे बच्चे आप अकेले? मैं लिमिटेड स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ, सिर्फ साल भर में पूरे टोटल 600 बच्चे रहते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे मैं लेता नहीं हूँ। और सारे बच्चों को मैं सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ स्टडी आवर्स जैसे सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, मैं 9 बजे रात तक एकेडमी रहता हूँ। सारे टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ बच्चों को, टेस्ट पेपर भी मैं ही डिज़ाइन करता हूँ। इवन बच्चों की क्लास से लेके मोटिवेशन लेक्चर से लेके सारी चीज़ें टू जेड मैं ही करता हूँ। तो स्ट्रेंथ लिमिटेड ही रहती है, इससे ज़्यादा मैंने बच्चे रखे नहीं है। और वो इतने साल हो गए मुझे, 24 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो हर बच्चों को जैसे 2 घंटे मैंने क्लास लिया, उसके बाद उनको होमवर्क दिया। एक बैच अगर हो गई तो जब तक वो होमवर्क पूरा कर रहे हैं जब तक मैं दूसरी बैचेस ले लेता हूँ, दूसरी बैचेस को पढ़ाता हूँ। तो इस ढंग से मैनेज होता है। बिल्कुल, ये बहुत हैरानी की बात है। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि टीचर्स का ध्यान नहीं देते जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जितेंद्र जी को आप देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल है कि अगर टीचर ठान ले कि मेरे कोचिंग का एक एक बच्चा देश का नाम रोशन करेगा और मेरा खुद भी माथा ऊंचा करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि अकेला टीचर भी इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आयुषी, आपसे मेरा सवाल है, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया? क्योंकि सेकंड रैंक लाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और वो भी ऑल इंडिया लेवल पे जब आपका एग्जाम हो, कैसे मैनेज किया पूरी पढ़ाई को आपने? हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा रहता है, बाइफोकेशन है कि मैथ्स को आप 70 मिनट देंगे, रीजनिंग को 30 मिनट्स देंगे और बाकी 20 मिनट में कंप्यूटर और इंग्लिश करना होता है। तो पहले मतलब जब स्टार्टिंग में हमें इनिशियली पढ़ा था तब बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस तक सर ने सब कुछ पढ़ा दिया था हमें। फिर जब धीरे धीरे, पहले तो हमारा सर ने हमें प्रिपरेशन ही ऐसी करवाई थी कि हम 65 मिनट्स में पेपर कर दें मैथ्स का इंस्टेड ऑफ 70 मिनट्स। कितने मिनट का पूरे पेपर के लिए कितने देर का टाइम होता है? 120 मिनट्स का। तो सर ने हमें मतलब पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि आपको 65 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है मैथ्स वाला सेक्शन।
तो हम लोगों को सर ने बाद में जब हमारे एफटी वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तब सर ने हमें साथ ही साथ शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताई। और जो मतलब हमारा पेपर लेवल का था, तो मतलब उसमें अगर हम लोग लेंदी था, तो अगर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं करते तो हम लोग 70 मिनट्स में उस पेपर को नहीं कर पाते। और हमारा इस बार नया पैटर्न हुआ था, तो हमें 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने थे रीजनिंग के, जो मतलब अभी पैटर्न चेंज हुआ उसके लिए। तो सर ने उसके लिए भी पेपर डिज़ाइन करे थे और उसके लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत समझाया था। पर्सनल काउंसलिंग में भी सर बताते थे कि तुम लोग यहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। लेक्चर जो सर लेते थे क्लास में कॉमन में, उसमें भी सर बताते थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे टाइम मैनेज करना है, इतना टाइम इस टॉपिक इसको देना है, इसको देना है, ऐसे बताते थे। तो टाइम में हमारा प्रैक्टिस से और सर के जो सिस्टम है, सर ने जो टेस्ट करवाए हैं, उससे मैनेज हो पाया है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप अगर आपको कोई एग्जाम 120 मिनट में कंप्लीट करना है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे 60 या 70 मिनट में निपटा पाए तो बेहतर होगा। बच्चों का बहुत बार ऐसा होता है कि ये टॉपिक मेरा फेवरेट है और दूसरे कुछ टॉपिक्स ऐसे जहां कम नंबर आ रहे हैं, बार बार डांट पड़ रही है उसे लेकर, तो वो टॉपिक्स कभी कभी ऐसा होता है क्लियर नहीं हो पाते। आपके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी? ये तो हर स्टूडेंट के साथ ही होती है प्रॉब्लम कि वैसे कोई टॉपिक पर्सनली किसी को बहुत अच्छा लगता है या कोई ज़्यादा इसमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रहा क्वेश्चन। जो भी ऐसे टॉपिक हमारे रहते हैं साल भर, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज उसको जितना क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सर भी पूरा बेसिक से बता देते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक में फियर फैक्टर अगर आखिरी तक रहता है तो सर लास्ट में रिवीजन क्लास लेते सिलेबस खत्म होने के बाद। तो उसमें बहुत सारी जैसे शॉर्टकट डिस्कस करते सर, जिसमें जैसे 4-5 मिनट में भी कोई क्वेश्चन हो रहा है तो सेकंड्स के अंदर कैसे सॉल्व करना है, और इस टाइप की बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स लेते हैं। और क्वेश्चन को एनालिटिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है, ये सर ने सिखाया हमें, जिसमें क्वेश्चन को देख के कि कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा के या फिर ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स अलग अलग बताते हैं सर, जिससे टाइम भी मैनेज हो पाता है। और एग्ज़ाम में जो फियर फैक्टर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इनको हम जिसे देख के डर लगता है छोड़ दें, उनको भी अप्रोच कर पाते हैं हम लोग। जितेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि पार्थ भी बता रहे हैं, ऐसा तो बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है कि किसी को कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है, किसी को कोई टॉपिक, और हर बच्चे का हो सकता है अलग अलग टॉपिक वीक हो। वो टॉपिक्स को कैसे आप कवर करवाते हैं? देखिए, मंथ हर टॉपिक का वेटेज के हिसाब से मैंने मंथ बांटा है कि जैसे एनआईटी के एग्जाम में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा वेटेज है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो किसी बच्चे को अगर वो टॉपिक वीक या कमज़ोर लग रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों को कोई टॉपिक कमज़ोर है तो मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन लेता हूं, मैं साथ में उनका वेटेज बताता हूं कि अगर ये टॉपिक आपका इंटरेस्ट का नहीं भी है तो आपको एनआईटी में अच्छी रैंक लाना है, तो इस टॉपिक को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मल्टीपल टेस्ट डिजाइन कर रहा हूं मैं कि अगर लग रहा है कि इसमें 100 स्टूडेंट में 70 स्टूडेंट का ये टॉपिक ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए लेंदी है, इस कारण से वो छोड़ रहे हैं, तो उनके मल्टीपल टाइम टेस्ट, अलग अलग फेजेज में उनके अलग अलग क्लासेस, शॉर्टकट ट्रिक्स, क्योंकि अगर मेथड से जाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। और पढ़ाने का पूरा जो तरीका है वो दैनिक जीवन में जो रूटीन लाइफ में हम चीज़ें करते हैं उनके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हर टॉपिक इंटरेस्टेड हो जाता है। जितेंद्र जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज की युवा पीढ़ी से भी जुड़ा हुआ है, खासतौर पर स्टूडेंट से, क्योंकि मोबाइल से दूर रहना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है आज के दौर में, अब एक लत सी लग जाती है बच्चों को। लेकिन फिर भी आप मोबाइल से दूर रखते हुए, सोशल मीडिया से दूर रखते हुए, इंस्टाग्राम और जो आजकल के प्लेटफॉर्म से उनसे दूर रखते हुए गुरुकुल शिक्षा पद्धति आप देते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? बच्चों को आप उसके लिए कैसे कन्विंस करते हैं? पहली बात तो मेरे यहाँ मोबाइल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बच्चा मोबाइल लेके एकेडमी नहीं आ सकता। गर्ल्स के लिए अलाउ रहता है, लेकिन वो कीपैड फोन रहता है। मोबाइल होता है फोन सुनने के लिए, फिल्में या टीवी देखने की, यूट्यूब देखने के लिए नहीं होता। पहली बात तो जितना उपयोग है उतना मैं उनको परमिट करता हूँ गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि आप कीपैड फोन लेके आए, बॉयज़ को अलाउड नहीं रहता। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक विद्यार्थी जीवन सन्यासी के समान होता है। भगवान राजा दशरथ के साम्राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वो चाहते थे गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित कर सकते थे शिक्षा देने के लिए, लेकिन इतना उनमें साहस भी नहीं था, वो अपने बच्चों को उन्होंने गुरुकुल भेजा। तो पेरेंट्स से यही आग्रह रहता है मेरा कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल ही भेज रहे हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, और मुझे इनको एक ऐसा शिक्षा देना है, तो इनको एक सन्यासी जीवन कुछ समय के लिए जीना पड़ेगा। तो जो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक से, उसे हटाना पड़ेगा। और बाद में यही टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं बच्चे, आईटी फील्ड में जा रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन में अपने बच्चे प्लेस्ड हैं। तो पहले आप अपने को साबित करें, जो माता पिताओं ने आपकी आशाएं आपसे रखी हैं तो उस आशाओं को साकार करें, मेहनत करें, और जब मेहनत करके वो इस योग्य हो जाते हैं
तो फिर वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल को यूज़ तो करते हैं, लेकिन अपने ग्रोथ के लिए करते हैं। तो उनको मैं समझाता हूँ कि आपके लिए अभी जो क्षण है, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके माता पिताओं को आशाओं को साकार करने के लिए है, और आने वाला हमारे जीवन का जो 6 साल जीने वाले हैं वो बेहतर हो, इसलिए हमें कुछ समय के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा और किताब से दोस्ती करनी पड़ेगी। और बच्चे इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, तो हम जीवन में सारी चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं, और वो मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपका भी, और आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपकी एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वाकई आप एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जरिए आप न सिर्फ बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आप सैनिक तैयार कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आगे भी आप इस कार्य को इसी तरह से जारी रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर बने रहिए और इस सम्मान की घड़ी में हिस्सा बनिएगा। और इसी के साथ मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा जी को, डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के। बहुत स्वागत है सर आपका। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के माध्यम से जिस तरह से एक नई पहचान बनाई है और ऑल इंडिया में किस तरह से एक अच्छी रैंक हासिल करके जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का नाम रोशन किया। चलिए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। मिस आयुषी नाहर जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी, और इसी के साथ तनिष सिंह को मैं मंच पर बुलाऊंगी, और पार्थ अंजने। आप तीनों का मंच पर बहुत स्वागत है। तो जोरदार तालियां इन तीनों बच्चों के लिए, ऑल इंडिया लेवल पर जिस तरह से रैंक हासिल करके इन्होंने नाम रोशन किया।